एंथैल्पी की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसी भी एटम से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, वी कॉल इट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई एम रिपीटिंग, किसी भी शेल से नहीं, किसी भी एटम से आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम है आपके पास, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं, इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं, वी कॉल इट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड एनर्जी को ही डिनोट करता है। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोग एटम को देते हैं, दैट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स है किस पर ये एनर्जी डिपेंड करती है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है साइज। साइज से ये एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखती है। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये साइन है प्रोपोर्शनल का। अगर कुछ सामने ही लिखा होता तो डायरेक्टली, पर अपॉन में लिखा होता तो इनवर्सली। अब अगर कोई एटम है जो बड़े साइज का एटम है, तो उसकी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से काफी दूर है। देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है दोनों में। साइज बड़ा है क्योंकि बहुत सारे शेल होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लास्ट में। गैप बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा एटम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, और न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस अपना पावर उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं दे पा रही है, अपना चार्ज इतना नहीं दे पा रही है। दैट मीन्स जितना ज्यादा साइज बड़ा होता है उतनी कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रॉन बाहर। वहीं पर अगर एटम बहुत छोटे साइज का है और इलेक्ट्रॉन काफी नियर है न्यूक्लियस के, आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रॉन काफी नियर है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस की पावर इतनी ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देगी। तो उस केस में आपको एनर्जी कम देने से काम चलेगा या ज्यादा? तो साइज अगर स्मॉल, एनर्जी ज्यादा, और अगर साइज बड़ा है, एनर्जी कम। साइज वाला फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। इस केस में हम बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर यही केस था क्योंकि साइज छोटा था, छोटे साइज की वजह से न्यूक्लियस का क्या बढ़ रहा था? चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी भी एटम में, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी न्यूक्लियस जितनी पावरफुल है, कुछ ऐसा समझ लो कि टीचर जितनी स्ट्रिक्ट होती है तो पीरियड बंक करना उतना मुश्किल होता है वहां से, होता है ना। और अगर टीचर लीनियंट हो तो टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 गेट है, पीछे से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, होता है ऐसा। यस। तो अब यहाँ एक केस बिल्कुल ही ऐसा अप्लाई होता है। न्यूक्लियस जितनी ज्यादा पावरफुल है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन उतना ही धीरे बाहर निकलेगा या नहीं बाहर निकलेगा, तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और न्यूक्लियर चार्ज कम तो आप भी कम एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अगला आते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमें पढ़ना है स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट पढ़ना है पेनिट्रेशन इफेक्ट, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। ये सारे फैक्टर हमें पढ़ने हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि ध्यान से देखना, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1, 4:2, 4p6, ये इतना ज्यादा नहीं जाते, 3p1 तक ठीक है। और 1:2, 2:2, 2p1। इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से निकालना है 3p में से, और यहाँ से निकालना है 2p से। वैसे तो ये लॉजिक भी काम करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में, क्योंकि साइज यहाँ बड़ा आ रहा है, यहाँ पे साइज छोटा है, कम शेल है। एक और लॉजिक भी है, 3p के सामने बहुत सारे शेल्स आ गए। ऐसा होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है ना, तो उसके आगे वाले जो शेल्स होते हैं वो उसको शील्ड करते हैं। जैसे कि पीछे बच्चा बहुत सुरक्षित महसूस करता है क्लास के अंदर, आगे वाले बच्चों से बच जाता है, वो लंच भी कर लेता है और भी हरकतें कर लेता है। तुम लोग को क्या ज्यादा पता होगा। जो बच्चे बिल्कुल आगे टीचर की जस्ट नजरों के सामने है, वो नहीं खाना खा पाते। प्लीज यस और नो। तो जितना ज्यादा आगे के बेंचेस पर बच्चे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले बच्चों के लिए उतना आसान होगा। इधर से उधर मूव करते हैं, डेस्क भी शिफ्ट कर लेते हैं। यस और नो।
तो तुम मुझे बताओ किस केस में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मूव हो जाएगा, कम एनर्जी पे मूव हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड? लास्ट कौन सा केस है? मैं पूछ रही हूँ फर्स्ट केस या सेकंड केस, किस में इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा अंजना? फर्स्ट। और एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज़्यादा कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जितने ज़्यादा आगे शेल्स होते हैं वो उतना शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं। आगे आते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना और एग्जाम में इतना नहीं आता है, बट बस पता होना चाहिए। पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। एस शेल सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के नियर होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मुझे पी से निकालना है और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस से निकालना है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आसानी से निकलेगा? पी से आसानी से निकलेगा, क्योंकि एस मैंने बोला न्यूक्लियस के सबसे पास, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, उससे दूर, सबसे आसानी से, सबसे मुश्किल से एस से निकलेगा। सबसे इजीली एफ में सबसे कम पेनिट्रेशन है। सबसे कम पेनिट्रेशन मतलब सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज फेस कर रहा है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कौन फेस कर रहा है? एस। सबसे ज्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन एस से बाहर निकलता है ना। क्लियर? लास्ट आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, और वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पॉज करें एक बार, इसको जल्दी से इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट करिए, फिर ध्यान देंगे सभी। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम की बात करती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2, है ना? 1s2 2s2। अगर हम बात करते हैं हीलियम, हीलियम नहीं, लिथियम, लिथियम 1s2 2s1, 2s1। तो दोनों में से आपको बताना है किस एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और क्यों। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको देखना है दोनों में से किस केस में सारे सबशेल्स पूरे भरे हुए हैं। एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। यहाँ पे 1s भी पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे 2s भी पूरा फिल्ड है। यहाँ पे देखो 1s में, पर क्या 2s फिल्ड है? नहीं। बात समझ रहे हो? जब सारे शेल पूरे फिल्ड होते हैं तो वो एटम बहुत स्टेबल हो जाता है, वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहता। तो बेरिलियम ड्यू टू completely filled subshells, it does not lose electron easily, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट या लूज नहीं करेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन लिथियम। समझ में आई मेरी बात? आगे समझो एक और चीज। नाइट्रोजन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब ध्यान से सीखेंगे इन दोनों का केस। आप गेस करना चाहेंगे कुछ? आप कुछ गेस करना चाहेंगे? मैं इतना बोल सकती हूँ, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। सब गलत है। सो ध्यान से, यहाँ एक और लॉजिक है, या तो एलिमेंट फुल फिल्ड होना चाहिए, या तो सारे शेल्स पूरे भरे होने चाहिए, या फिर हाफ फिल्ड। तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पी में 3 बॉक्सेस बनवाए थे, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते? 6। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते थे, याद करो। तो या तो 6 आए या 3 आए। 6 का आधा 3। या तो सारे बॉक्सेस में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो, या सारे बॉक्सेस में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो। पी सबशेल तभी स्टेबल होता है। ऐसे डी का फंडा भी यही है। डी में 10 होता है ना, या तो डी 10 में स्टेबल है या डी। आपको याद है मैंने क्रोमियम की और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी। मैंने कहा था कभी भी D9 नहीं रहता, कभी भी D4 नहीं रहता। D4 क्या बन जाता है? D, और D9 क्या बन जाता है? तब तुम लोगों को थोड़ी लग रहा था कि दीदी क्यों हो रहा है, मैंने कहा था बाद में पढ़ेंगे ये रीजन। या तो सबशेल पूरा भर जाए इलेक्ट्रॉन से तो स्टेबल है, या आधा भर जाए, हाफ फिल्ड। तो आप बताना दोनों में से हाफ फिल्ड कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। दीदी ये क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। और कौन सा क्वेश्चन आता है अभी अगले टॉपिक के साथ बताऊंगी मैं।
पर फिलहाल पता चल गया किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर होगी इन कंपैरिजन टू, रीजन क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका रीजन क्या था ऊपर वाले का, फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हाफ फिल्ड। पॉज करेंगे, करिए। हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड्स। क्लास इसको जितना ध्यान से सुनेंगे आप लोग बहुत आपके लिए काम आएगा। मैं बस एक पीरियड के लिए समझा रही हूँ उसको, पीरियड नंबर 2, और आपको बाकी के सारे पीरियड के लिए ये सेम ही ट्रेंड रहता है, समझने की जरूरत नहीं है, बस एक पीरियड नंबर 2 के लिए सीखना है। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड 2। पीरियड 2 क्या रहता है आपके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो मैं बताया था किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये नियॉन मैंने कहा था इसको बाद में डिस्कस करेंगे, नोबल गैस को, है ना बच्चों। नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे आगे लिखते हैं नियॉन को। एक्सेप्शनली दीदी नियॉन का साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट से आते आते सबसे आखिरी में तो नियॉन है, पर एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे जितने भी नोबल गैसेस हैं वो सबसे आखिरी में होने के बावजूद भी सबसे बड़े होते हैं, सबसे पहले लिखे जाते हैं एटॉमिक साइज में। ठीक है, अब बात करते हैं एक ग्राफ के बेसिस पे समझाते हैं आपको। लिथियम से बेरिलियम तक गए आप लोग, यहाँ तक गए, साइज क्या हो गया, डिक्रीज। ध्यान से देखना, हम रिलेट कर रहे हैं, लिथियम ये है, लिथियम से बेरिलियम तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे साइज मत लिखो आप, बस अभी फिलहाल ग्राफ देख लो उसका। लिथियम से बेरिलियम पे देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए तो साइज छोटा हो गया, बेरिलियम छोटा है। बेरिलियम कोई भी छोटे साइज का एटम होगा तो उसकी न्यूक्लियस अपने आप ही पावरफुल हो जाएगी, उसकी न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को जाने आसानी से नहीं देगी। लिथियम बड़ा है, लिथियम कहेगा ठीक है तो उससे पहले तो मैं दे दूंगा मेरे इलेक्ट्रॉन, मैं बड़े साइज का एटम हूँ, तो इलेक्ट्रॉन किसका जल्दी बाहर निकलेगा, लिथियम का, बेरिलियम का। जो बड़ा साइज का एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलता है, जो छोटे साइज का एटम है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो एनर्जी लिथियम से बेरिलियम तक आए, साइज तो छोटा हो गया बेरिलियम का, पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। ठीक है, अब बेरिलियम से बोरोन तक आए, साइज तो कम हो रहा है, फिर से बढ़नी चाहिए थी पर यहाँ एक्सेप्शनली कम हो गई, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दीदी बेरिलियम से छोटा है बोरोन, अगर बेरिलियम ऐसा है तो बोरोन छोटा है, कैसी आवाज कर रहा है, रुको एक बार पॉज कर, इसमें तो क्या हुआ, बेरिलियम से बोरोन पे आओ, बोरोन छोटा है। अब तुम कहोगे दीदी क्या पढ़ा रहे हो, अभी तो आपने एक बात कही, अब आप अपनी बात से मुकर गए। तो मैं नहीं मुकर रही हूँ, केमिस्ट्री में अपने बातों से बार बार मुकर जाती, पर केमिस्ट्री फैक्ट्स के साथ मुकरती है, ऐसे नहीं आओ मैं तुम्हारी तरफ, क्या साइंस का आर्ट्स पे कॉमर्स आएगी बच्चा, उस पर सही रहता डालो। तो बेरिलियम से बोरोन तक साइज तो छोटा है, बड़ी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी बोरोन की, पर बेरिलियम कह रहा मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। पर पढ़ाया मैंने तुम्हें अभी, अगर आंखें खोल के देखा होता तो 1:2, 2:2, और ये 1:2, 2:2, 2p, अबे 2p1, 2p6 हो गया, सीधा 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आते आते एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ से 6 बढ़ गए सीधा, 2p1। अब बताओ फुलफिल कौन है, किसके शेल सारे भरे हुए, 1:2, 2:2 कंप्लीट शेल्स के साथ बैठा हुआ है, सारे शेल्स भरे हुए, स्टेबल है। बेरिलियम बोरोन से कहता है बोरोन भाई साहब छोटे हो आप, पर फिर भी मेरे सारे सब शेल्स भरे हुए हैं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा आसानी से, मेरे पास बता देना एनर्जी लेके, पहले तुम्हें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है। क्योंकि बोरोन छोटे साइज का है, हालांकि उसकी न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होगा, पर वो इलेक्ट्रॉन जहाँ बैठा है वहाँ अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों, पॉज करो यार, मुझसे बोला नहीं जाता इतना तेज, बस इतनी तेज में सुनना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। तो होता क्या है, अगर हम बेरिलियम से बोरोन पर आते हैं तो बोरोन का साइज काफ़ी छोटा होता है और बेरिलियम बड़ा साइज का होता है। अब बोरोन का साइज काफ़ी छोटा होता है पर उसके
बावजूद भी बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। इसका रीज़न क्या है? बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं करता? क्योंकि बोरोन कहता है मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊँगा, पर अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ क्योंकि सारे शेल्स मेरे पूरे भरे हुए नहीं है। बोरोन हैप्पी हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाद में जो बचे हुए शेल्स हैं वो पूरे भरे हुए होंगे। हर एलिमेंट को चाहिए मेरे सारे सब शेल भरे, बोरोन को भी चाहिए मेरे सारे सब शेल भरे। पर बोरोन में प्रॉब्लम कौन कर रहा था? बस कहेगा निकल जल्दी जल्दी, बोरोन फटाफट निकाल देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही बेरिलियम की जैसा स्टेबल हो जाएगा। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? बोरोन। बोरोन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बोरोन की आयनाइजेशन थेरेपी कम और बेरिलियम की। आगे आते हैं, बोरोन से कार्बन, नाइट्रोजन सब बढ़ता है क्योंकि आगे जाके यहाँ से यहाँ तक भी साइज क्या हो रहा है? साइज कम, आयनाइजेशन थेरेपी, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा। अब फिर से एक पंगा आ गया, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी पर कम हो गई। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन है, अभी बताया था यार, 1s2, 2s2, 2p4। यहाँ कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या सहयोग बन रहा है? हिंदी में बोले तो बोलो, हाफ फिल्ड। पॉज करना, देख लो तुम जबरदस्ती, देखो। हाँ, नाइट्रोजन क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबल। तो हाफ फिल्ड स्टेबल होने से नाइट्रोजन, ऑल्दो नाइट्रोजन बड़ा है साइज में, ऑक्सीजन छोटा है। होनी किसकी चाहिए थी आयनाइजेशन थेरेपी ज़्यादा? पर हो किसकी जाती है? ठीक है। क्या रीज़न क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ भी रीज़न है। यहाँ बढ़ने का रीज़न क्या है? साइज। और यहाँ भी बढ़ने का रीज़न है ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फिर आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी साइज डिक्रीज, यहाँ भी साइज डिक्रीज, यहाँ भी साइज। ठीक है, ये जैसा मैंने सेकेंड पीरियड में पढ़ाया सभी पीरियड्स में ट्रेंड सेम रहता है। तुम्हें बस पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के लिए पढ़ना है। आगे के पीरियड्स के लिए तुम्हें आयनाइजेशन थेरेपी अभी नहीं पढ़नी। क्यों? कब पढ़ेंगे? डी ब्लॉक में अलग से पढ़ना, चैप्टर आएगा 12th में, अभी नहीं पढ़ना है। कर दो पॉज करो, बनाए इसको।